हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तर पाठशाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज पार्ट 11, जिसका टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, जो जो आपकी तैयारी के लिए आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? हमारे ऑप्शन है, पहला, ए और आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो अगर हम अपना स्टेटमेंट देखें कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसका हेड हमारा प्रेसिडेंट होता है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट हमारा किससे बिलोंग करता है? आर्टिकल 53 से बिलोंग करता है, और ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और इसका अगर रीजन देखें, राष्ट्रपतियों की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें, तो जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो अपनी पावर्स कब यूज करता है? हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर करता है। तो उसमें एक लिमिटेशन दी गई है कि वो केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन बी, मंत्रियों के द्वारा। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल के द्वारा, या ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर का यूज या तो डायरेक्टली खुद करेंगे, या अपने अंडर जो भी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा करेंगे। ये भी आपका किस में लिखा गया? आर्टिकल 53 में ये लिखा गया आपका। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? यानी कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, ये पूछा गया आपसे। हमारे ऑप्शन है, पहला, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसको जो जनता है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करती। ठीक है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको इलेक्ट करते हैं। ये हमारा किससे क्लियर होता है? आर्टिकल 54 से क्लियर होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, और इसका रीजन है, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। उपयुक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। हमारे ऑप्शन है, पहला, ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की कि प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा, निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज, जो हमें हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, वो संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे मिलकर बनता है। ये हमारा स्टेटमेंट या जो रीजन दिया गया ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको किसमें मिलेंगे? आर्टिकल 54 में मिलेंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। या चौथा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारा कोड दिया गया ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा सही है। बी, पहला तीसरा सही है। सी, पहला दूसरा और चौथा सही है। या डी,
पहला, तीसरा और चौथा सही। अगर हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही राष्ट्र प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि जो आर्टिकल 54 में कहा गया वहां पे राज्य की केवल विधानमंडल के ही निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना कि विधान परिषद के। तो यहाँ दोनों सदन दिया गया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये हमारा बिल्कुल सही है। विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था लेकिन बाद में 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको लागू कर दिया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी में जो विधानसभा होंगे उनके निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, हमारे ऑप्शन है पहला दिल्ली तथा चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली और पुडुचेरी, तीसरा दिल्ली और दमन दीव एंड चौथा चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी। यहाँ पे हम आपको बता दें जो 70th अमेंडमेंट था ये हमारा कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं है। हमारे ऑप्शन है पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या चौथा राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगर हम आर्टिकल 54 को देखें तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें इंक्लूड है, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य इंक्लूडेड हैं और ऑप्शन सी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल है। तो राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, यानी कि जो इलेक्शन होता है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है हमको बताना है। पहला है पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। तीसरा, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। या चौथा, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अगर हम स्टेटमेंट को देखें, पहला पदस्थ राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं कि पदावधि से पूर्व उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 62 में ये इसको कहा गया है कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है उसके खत्म होने से पहले उसका इलेक्शन कर देना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा, यह ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 56 में कहा गया है कि किसी प्रेसिडेंट का टेन्योर उसके पदभार की तिथि से होगा और कब तक होगा, 5 इयर्स तक चलेगा। तीसरा, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। यह स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि कोई अगर प्रेसिडेंट है जो नया इलेक्ट होकर आए वो जब तक अपना पोस्ट पे नहीं जाता है तब तक हमारा प्रीवियस प्रेसिडेंट ही उस पद पर बना रहेगा। ठीक है, चाहे उसका क्या हो टेन्योर कंप्लीट क्यों ना हो जाए। तो हमारा ऑप्शन डी, निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता कि अभी निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है। यह हमारा कब कहा गया था, प्रेसिडेंशियल पोल केस 1974 में। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा था, केस था हमारा प्रेसिडेंशियल पोल 1976 का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है तब भी हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता कि कोई स्टेट का सीएम है वो कब वोट नहीं देगा।
ए, यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी, वह हमारे ऑप्शन ए, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन बी, उसे राज्य के विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। या ऑप्शन डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। चलिए हम देखते हैं, स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला, अगर वह स्वयं प्रत्याशी होता है यानी कि वो खुद प्रेसिडेंट इलेक्शन पर उठा हुआ है तो वह वोट दे सकता है। जो हम 54 के अंडर जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें देखें तो राज्य विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट दे सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। अगर वो इलेक्टेड मेंबर है और उसके पास बहुमत नहीं है तब भी वह वोट जरूर देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें राज्य विधान परिषद या जो उच्च सदन होता है उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और लास्ट वन, निम्न सदन का सदस्य हो, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर वो उच्च सदन का सदस्य होगा तो वो वोट नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? हमारा ऑप्शन है, पहला, आयु 35 वर्ष हो। ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन सी, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। या ऑप्शन डी, देश का नागरिक हो। अगर हम आर्टिकल 58 की बात करें तो ये किससे डील करता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो योग्यताएं होते हैं उससे रिलेटेड है। तो उसमें क्या क्या दी गई हैं? एक तो पहला, वो इंडियन होना चाहिए यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। वो 35 वर्ष का होना चाहिए यानी कि उसकी जो एज है वो 35 होनी चाहिए। और तीसरा, लोकसभा में निर्वाचन की योग्यता रखता हो यानी कि लोकसभा में इलेक्ट हो सके। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। हमारे आर्टिकल 58 में कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति जो है हमारा वो एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इनमें से हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला सही है। ऑप्शन बी दूसरा सही है। ऑप्शन सी पहला और दूसरा सही है। या ऑप्शन डी पहला और तीसरा सही है। चलिए हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। हमारे जो 58 आर्टिकल है उसमें कहा गया कि वो इंडियन होना चाहिए। उसमें कहीं नहीं है कि वो भारत में ही जन्मा होना चाहिए। और उसने कहीं भी बाद में रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले ली है तब भी वो भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। हमारे जो 58 आर्टिकल उसमें कहा गया लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया? संसद। संसद में आपका क्या आता है? लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि किसकी बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट भी हम क्या कहेंगे? गलत माना जाएगा इसको। अगर वो क्लियर लिखा कि लोकसभा की चुनने की योग्यता होनी चाहिए तो हमारा सही होता। ऐसे संसद का है तो हमारा गलत होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। बाकी की तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है? हमारा ऑप्शन है, पहला आर्टिकल 52, दूसरा आर्टिकल 54, तीसरा आर्टिकल 55 या चौथा आर्टिकल 57। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्शन के बारे में कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है। हमारे ऑप्शन है, पहला भारत के महाधिवक्ता को यानी कि अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन बी संसद को। ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम आर्टिकल 71 की बात करें तो इसमें क्लियर लिखा है
कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी विवाद होता है तो उससे डील कौन करेगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? हमारे ऑप्शन है, पहला लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारा किस में कहा गया है? हमारा कहा गया है आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में क्लियर लिखा है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट अपना क्या दें, त्याग पत्र दें, रिजाइन दें, तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, मतलब कौन उसको उसकी पोस्ट से हटा सकता है? हमारा ऑप्शन है, पहला भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस द्वारा, या ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो हमारे आर्टिकल 56 में लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 61 का यूज करके प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा सकती है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा संसद के किसी भी सदन द्वारा, या चौथा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। यानी कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये महाभियोग कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 के अंडर क्या लगा सकती है? जो हमारी पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। तो ये कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? हमारे ऑप्शन है, पहला 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 डेज, या ऑप्शन डी 30 डेज। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन या 14 डेज। यानी कि अगर राष्ट्रपति का आप कोई भी सदन महाभियोग लाना चाहते हैं तो कम से कम 14 डेज पहले उसकी सूचना देनी पड़ती है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी कि अगर प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो किसी भी वजह से क्या हो गया है, खाली हो गया, तो उसको कितने टाइम पीरियड के अंदर वापस से इलेक्ट करना पड़ता है, ये हमसे पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है, पहला 90 डेज में, ऑप्शन बी 6 मंथ में, ऑप्शन सी 9 मंथ में, या ऑप्शन डी 1 ईयर में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मंथ में। और ये कहा गया हमारा आर्टिकल 62 में इसके बारे में कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी भी वजह से खाली होती है तो उसे 6 मंथ के अंदर हमें री इलेक्ट करके भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा जब तक हमारा नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता? हमारे ऑप्शन है, पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा वाइस प्रेसिडेंट, या चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 65 जो है हमारा वो डील करता है कि अगर हमारी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो उसमें लिखा गया अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट की तरह का वर्क करेगा, और अगर कोई रीजन है कि वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक कौन से चीफ जस्टिस ने एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करा है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। हमारे ऑप्शन है, पहला संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, दूसरा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तीसरा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, चौथा यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। हमारा कूट है ऑप्शन ए
पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। या ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो चलिए हम स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। यह ऑप्शन हमारा गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो हमारी किस पे होती है? प्रेसिडेंट पर निहित होती है। ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 75 से। सॉरी। तीसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 74 में जो कहा गया है कि प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा और उसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो यह आर्टिकल 74 के अंडर आता है। तीसरा, लास्ट, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हो। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं तो किसी संसद के किसी भी सदन के मेंबर होने चाहिए, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब उनको इलेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद 6 मंथ के अंडर उनको किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक, किस पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस का उनको मेंबर बनना जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? हमारे ऑप्शन है, पहला, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। ऑप्शन बी, लोकसभा की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। या ऑप्शन डी, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति को एक पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना, वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। ठीक है। तो लोकसभा को भंग कर सकता है, और ये पावर प्रेसिडेंट के किस आर्टिकल से आती है? आर्टिकल 85 से। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो भी वर्क करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? हमारे ऑप्शन है, पहला, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। या ऑप्शन सी, संसद द्वारा। या ऑप्शन डी, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगर लोअर हाउस या अपर हाउस में किसी बिल पर अगर आपकी क्या बन रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उनकी संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ये पावर प्रेसिडेंट के किससे आती है? आर्टिकल 108 से आती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। और अगर संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेंगे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, यानी कि उसको अपनी परमिशन नहीं दे रहे? हमारे ऑप्शन है, पहला, आर्टिकल 63। ऑप्शन बी, आर्टिकल 108। ऑप्शन सी, आर्टिकल 109। या ऑप्शन डी, आर्टिकल 111। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, आर्टिकल 111। तो अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास करके भेजती है प्रेसिडेंट का, तो अपनी परमिशन देने से, अपने साइन करने से उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? हमारे ऑप्शन है, पहला, राजदूतों की नियुक्ति। ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। ऑप्शन सी, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति। ऑप्शन डी, लोकसभा भंग करना। या ऑप्शन ई, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। यानी कि कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आ रहा है, वो उसको परमिशन दे या ना दे, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेना जरूरी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अध्यादेश क्या होता है? जब हमारी
पार्लियामेंट के कोई भी हाउस, या तो दोनों हाउस या कोई भी एक हाउस सत्र में नहीं है, यानी कि वो वर्किंग नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे किसी भी बिल को पास करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिल तभी पास होगा जब दोनों हाउस हमारे सत्र में। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, और वो उसकी जो पावर्स होती हैं वो वैसे ही काम करती हैं जैसे कि पार्लियामेंट से पास हुआ। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे पहला आर्टिकल 360, ऑप्शन बी आर्टिकल 123, ऑप्शन सी आर्टिकल 200 या ऑप्शन डी आर्टिकल 356। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 के अंडर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। हमारे ऑप्शन है पहला 1 मंथ, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 8 वीक्स या ऑप्शन डी 6 मंथ। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वीक। तो कोई भी अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो संसद सत्र शुरू होने के बाद उसको 6 वीक के अंडर पार्लियामेंट में लाना पड़ता है, ठीक है, और वहां से पास होना जरूरी है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ऑप्शन डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ये जो राइट है हमारा ये होता है गवर्नर का, कि किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, ये गवर्नर का काम है ना कि प्रेसिडेंट का। और बाकी की जो तीनों काम है वो हमारा प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, जितने भी डिफेंस है हमारा उसका हेड होना, और इमरजेंसी लागू करना, ये सब हमारा प्रेसिडेंट का वर्क है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए समाधान करे, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे या ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है तो पहले पार्लियामेंट में एक बिल आएगा, वो वहां से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे, तभी किसी जज को हम हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। हमारे ऑप्शन है पहला साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन सी लोकसभा को भंग करना या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो जो साधारण बिल होता है उसको पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है, लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट राष्ट्रपति करता है। तो और जो वित्तीय बिल होते हैं उनको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता है, क्योंकि जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा कथन असत्य है। पहला राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है या ऑप्शन डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये हमारा बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये भी हमारा सही है। और लास्ट भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी को देखें हम कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन कौन करता है, हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जितने भी मेंबर होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, यानी कि अगर कोई बिल लाया गया है वो किस प्रक्रिया के बाद एक एक्ट बन जाएगा। हमारा ऑप्शन है पहला जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है,
ऑप्शन सी, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या ऑप्शन डी, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगर कोई बिल आया है पार्लियामेंट में और उसको दोनों हाउस ने पास कर दिया है, तो उसके बाद उसको किसके पास भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। हमारे ऑप्शन है, पहला एडवर्ड स्टोन द्वारा, ऑप्शन बी ली कोरबसियर द्वारा, ऑप्शन सी एडविन ल्यूटिनियस द्वारा, या ऑप्शन डी तरुण दत्त द्वारा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, एडविन ल्यूटिनियस द्वारा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।